असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई, देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद सोल्जर्स। क्या हालचाल है माय डियर सोल्जर्स के। तो उम्मीद कर रहा हूँ सबको याद तो होगा। वैसे फिर मैं बता दूं, मैं आपकी फिजिक्स फैकल्टी वीएस सर। काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं, याद नहीं होगा। और फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था वेव ऑप्टिक्स। तो पहली चीज़ तो जो लोग नींद में हैं, छुट्टियों के आनंद में हैं, अभी तक भी आनंद में रहना भी चाहिए, लेकिन आनंद में रहते रहते होश नहीं खोने हैं। तो होश में यही रहना है। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं बेटा, इसलिए आप लोगों के लिए टाइम बहुत कम है। आप ये मान लीजिए लगभग नवंबर आधा हो चुका है। आपके पास अब गिने चुने महीने रह गए हैं। तो उसके लिए अगर आप प्लानिंग करके परफेक्टली प्लान तरीके से अगर तैयारी नहीं करते हो, तो रिजल्ट आपको पता ही है। तो इसलिए बेटर है अपना फिर से एक चार्ट बनाएं, एक स्टडी प्लान बनाएं। उस स्टडी प्लान को फॉलो करें। आपको बोर्ड के एग्जाम भी देने हैं, तो अब धीरे धीरे नीट को पैरेलल में आपको अपने बोर्ड का भी थोड़ा थोड़ा तैयारी स्टार्ट कर देनी है। एंड चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज जरूर करें। अब देखो, ज्यादा आगे अपने पढ़ने के लिए बात करें तो बहुत कुछ नहीं है। वैसे अपने को आज नया चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन बहुत दिनों से आप बिल्कुल पढ़ाई के टच में नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने देखा एक बार पुरानी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास से हम अपने रिवीजन रिवीजन इन द सेंस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो है, ड्वेल नेचर जिसको आप बोलते हो। आगे का जो पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत आसान है। और मार्क्स लेने सबसे आसान अगर कहीं से हैं तो वो है मॉडर्न फिजिक्स से। वो तो देखो डिपेंड करता है, फिजिक्स पूरी ही आसान है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से पढ़ा है और कैसे आप उसके बारे में सोचते हो। जीवन में जो भी है ना बेटा, सब कुछ सोच पे निर्भर करता है। मन के सोचे हार है, मन के सोचे जीत। तो जब सोचना ही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जीत की साइड में सोचें। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ सब खुश है। दीपावली आपकी बहुत अच्छी गई होगी। अगेन आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद कर रहा हूँ सबने अच्छा टाइम निकाला होगा, क्योंकि ये आपका एक बीच में ब्रेक मिल जाता है जिसमें थोड़ा सा लंबा टाइम, मेरे हिसाब से 4-5 दिन। अपनी क्लास की तो शायद एक वीक की छुट्टियां हो गई होंगी, है ना। तो एक वीक में अच्छा खासा टाइम है, रिवीजन भी किया होगा आपने। जिन्होंने नहीं किया बेटा, अब से लग जाइए। पुराने जो टाइम चला गया वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो आगे आने वाला है उसको बेहतरीन तरीके से प्लान करके यूज करें कि मेरे को किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है अपने टॉपिक्स में। तो देखिए, वेव ऑप्टिक्स एक बार आपको कंप्लीट आज एक बार रिवाइज करवा देता हूं। डन। तो वेव ऑप्टिक्स वन शॉट यानी रिवीजन की बातें चल रही है। वैसे शायद लेक्चर नंबर 4-5 है आज, 4 तो हो चुका था। तो देखिए आज का अपना मेन जो पार्ट रहेगा, रिवीजन वन शॉट की बातें करेंगे। हो जाइए रेडी। याद दिला दूं? बिल्कुल सर। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन चल रहा था किससे रिगार्डिंग, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था, वेव ऑप्टिक्स में हमने देखा था कि वेव्स जो जाती हैं उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। जिसमें सबसे पहले आता है न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग जब लाइट जाती है या फिर वेव जब ट्रेवल करती है तो हम ये कहते हैं कि जैसे पार्टिकल्स होते हैं उसके तरीके से चलती है। और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सी चीजें बताई जो फॉल्स थी, तो उसके बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो अपने लिए पहला जो प्रिंसिपल आया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज हाइगन प्रिंसिपल। यस और नो, हाइगन थ्योरी बोल दो, हाइगन प्रिंसिपल बोल दो। तो हाइगन के अकॉर्डिंग लाइट रेज जो चलती है, आप ये कहेंगे कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन के पाथ को जब फॉलो करती है, तो उस केस में जो पार्टिकल, जैसे मान लो लाइट रेज ऐसे जा रही है तो ये एक वेव्स है, तो जो पार्टिकल्स सेम फेज में हैं उनका जो लोकस लिया जाता है उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो इसमें देखो वेव फ्रंट ऐसे बनते हैं। अगर कोई पॉइंट सोर्स है, दिस इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इससे अगर लाइट ऐसे जा रही है,
ये वेव्स बन रही हैं, तो इसके सेम फेज वाले पॉइंट का अगर मैं लोकस लेता हूं, ये जैसे वहां पे बनते थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ बन जाते हैं वेव फ्रंट। तो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट। तो आपको वेव फ्रंट के बारे में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, जब लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती है तो लाइट को बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, वेव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी। तो मैंने आपको इंटेंसिटी की बातें, वैसे तो 11th से रिलेटेड हैं, यहाँ आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। और हमें पता है कि इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। डन सर। तो फिर अपना जो मेन यहाँ पे पार्ट आता है, जहां से अपने क्वेश्चंस बनते हैं, वो आता है कि जब कोई दो सोर्सेज या दो वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करती हैं, जब कोई दो वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं, तो वहां पर हमने एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको नाम कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस। तो यहां से अपना स्टार्ट हुआ था इंटरफेरेंस, एंड इंटरफेरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं इंटरफेरेंस की, तो ये हर बच्चे को आना चाहिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस आपको बताया था। पहली चीज तो इसमें जो लाइट सोर्सेज हैं, दो वेव्स जो हैं, ये मान लो वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर 2 है। अगर ये y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी है, तो पहली चीज उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो y2 दूसरी है, दैट इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो दो लाइट सोर्सेज, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए वेव ऑप्टिक्स के लिए, वेव ऑप्टिक्स के लिए नहीं, सॉरी, इंटरफेरेंस के लिए। और कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब होता है जिनका फेज कांस्टेंट होता है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस फाई है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब ही है कोहेरेंट है, एक दूसरे के सेम फेज में है, उनका फेज टाइम के साथ बदलता नहीं है, दैट इज कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं, तो एक सिंगल सोर्स को जन्म देते हैं, दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो बेसिकली ये दोनों का सुपर पोजिशन है, उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस में कहीं पे ब्राइट फ्रिंजें और कहीं पर डार्क फ्रिंजेज मिलती हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने डिपेंड किया था कि इनका जो कंबाइंड एम्पलीट्यूड है वो होता है अंडर रूट, बोलो, a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। और इनकी जो इंटेंसिटी होती है, दैट इज आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, नोट कर लें और बताएं यहाँ तक की चीजें बिल्कुल से क्लियर हैं कि नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से क्लियर हैं ये चीजें। डन। डन सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है तो नोट करें और बताएं क्लियर हुआ कि नहीं। बोलो क्लियर। डन सर। तो देखिए, यहां से हमने देखा था कि जो इंटरफेरेंस है, इस इंटरफेरेंस के कुछ टाइप्स देखे थे। कौन सा? अगर फाई इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच का जो फेज है दैट इज इक्वल टू 2n पाई हो, या फिर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, देखो ये भी याद रखना है, नई चीज है पाथ डिफरेंस। और याद रखने के लिए मैंने कहा था, अगर फेज डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये रिलेशन है इनमें, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल टू
डेल्टा टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इससे हम एक दूसरे में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या बनता है, एन लेमडा। तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड आता है दैट विल बिकम मैक्सिमम, और कितना बनता है सर, A1 प्लस A2, एज वेल एज जो इंटेंसिटी है दैट विल बिकम मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। बोलो यही बन रहा था। तो आई मैक्स और ए मैक्स जो बनता है, और इस तरह के इंटरफेरेंस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो क्लियर है, डन सर। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसमें ये जो अपने पास अगर इंटेंसिटी गलती से बराबर दे दे कभी, I1 इक्वल टू I2 और फेज फाई ही दे दे, तो हमने देखा था I इक्वल टू I नोट कोस स्क्वेयर फाई बाई 2, ये फॉर्मूला बनाया था। तो इस केस में ये जो I मैक्स आता है दैट इज इक्वल टू 4I नोट, ये फॉर्मूला भी याद रखें, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, यस और नो, डन सर। इसके बाद अगला पार्ट इसी में देखा था, विच वन, सेकंड वन, जिसमें हमने देखा था अगर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 पाई हो, यानी ओड इंटीजर हो पाई का, और जो डेल्टा एक्स जो होता है दैट इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो इस केस में अपने पास एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम, दैट इज इक्वल टू A1 माइनस A2, एंड इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, I मिनिमम, दैट इज इक्वल टू √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वेयर, यस और नो। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी और इस तरह के इंटरफेरेंस को बोला था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस और नो, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उम्मीद कर रहा हूं इतनी चीजें इंटरफेरेंस में आपकी क्लियर हैं, बिल्कुल ये दिमाग में आपके सेट होना चाहिए। ये बेटा ये जो चीज है आपके दो जगह काम आती है नीट के सिलेबस वाइज बात करें तो, एक तो आप वेव वाला जो चैप्टर है अपने वहां पर इसका डिस्कशन होता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट वन, वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और सेकंड वन जो है दैट इज वेव ऑप्टिक्स में जो आ रहा है अभी हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इनको आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लें, डन सर, नोट कर लिया होगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसी का हमने यूज किया था कहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन YDSC। और YDSC की अगर बात करते हैं तो YDSC में हमने देखा था इसी का ही प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। YDSC जिनको अभी भी समझ में नहीं आया देखिए एक बार फिर से, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने बताया कि जो हम इंटरफेरेंस देखते हैं इसमें पहली चीज है कि हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए। तो इसके लिए मान लो यहाँ पे ये कोई सोर्स एस है लाइट का, तो इससे जो लाइट है इसे कोहेरेंट ऑब्टेन करने के लिए वेव फ्रंट डिवीजन की मेथड काम में ली उन्होंने। वेव फ्रंट डिवीजन का मतलब है ऐसे दो स्लिट्स यूज कर ली, दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो ले ली स्मॉल d, ये याद भी रखना है आपको। तो यहाँ से जो भी लाइट जा रही है देखो एक इसमें और एक इसमें, अब यहाँ से दो सोर्स ऑब्टेन हो गए, ये दो सोर्स बन गए, क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल में क्या कहा गया था कि इसमें आगे जहां भी वेव फ्रंट है उस पर हर एक पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। और जो सेकेंडरी सोर्स है जिसकी हम बात करते हैं, ये देखो एक सोर्स दूसरा सोर्स, तो यहाँ एक स्क्रीन लगा दी थी उन्होंने, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल D, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी याद रखना है आपको। तो देखा गया कि ये लाइट जब इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेरेंस होता है, तो सेंटर पर दोनों सेम फेज में जीरो पे मिलती हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बाद में बनता है फर्स्ट मिनिमा, ये चीज ऐसे ही याद रखनी है, फर्स्ट मिनिमा।
फर्स्ट मिनिमा ऊपर तो उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा फर्स्ट मिनिमा ही नीचे। यस और नो? डन सर। इसी तरह ऊपर बनेगा फिर फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा के बाद अल्टरनेट बनते हैं। क्यों बनते हैं उसका रीजन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। तो देखा गया दो कॉन्जुगेटिव मिनिमा या दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस, जैसे फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच की डिस्टेंस ले लो, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस ले लो। तो इसका जब हमने डेरिवेशन किया था तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं बेटा इसके बारे में। आपने एक तो फॉर्मूला यहां देखा था, यहां से जो वो थीटा आपने बनाया था, थोड़ा सा याद दिलाऊं तो आपको याद हो तो यहां से हमने एक रे ली थी, कहीं भी कोई भी रे इस तरीके से याद है तो थीटा लेकर के मैं डायरेक्टली ही फॉर्मूला याद दिला देता हूं आपको। आपके पास एक तो आया था डेल्टा एक्स, जो पाथ डिफरेंस आया था दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा, याद रखना है ये वाला पार्ट। और सेकंड वाला जो आया था टेन थीटा जो आपने निकाला था दैट इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई डी, याद है। इन दोनों को कंबाइंड करके, ये थोड़ी सी बीच की स्टेप आप याद रखें क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहां इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो अपने पास ये जो y की वैल्यू आई थी दैट इज इक्वल टू डी इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, याद है। फिर हमने देखा था डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है। डेल्टा एक्स जब एन लेमडा है ब्राइट फ्रिंजेज मिली थी। डेल्टा एक्स जब 2n+1 लेमडा बाई 2 है उस केस में डार्क फ्रिंजेज बनी थी। और यहां से हमने फ्रिंज विड्थ निकाली थी जो आई थी बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। यस और नो? ये अपने पास फ्रिंज विड्थ आई थी जो आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ये सेट कर लीजिए पहले दिमाग में और उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल अच्छे से याद है ये। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये जब क्लियर है तो आगे हमने देखा था, फिर इसके डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस इसके सिंपल हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, हो जाएंगे। इसके बाद देखा था वाईडीएससी के बाद डिफ्रैक्शन, जिसको आप सिंगल स्लिट बोलते हो। तो डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट रेज का किसी अपर्चर, अपर्चर मतलब कोई भी बीच में ऑब्स्टेकल रख दिया आपने, वहां से उसके शार्प जो एजेस हैं वहां से अगर लाइट रेज बिखर जाती है तो वहां से भी क्या हो रहा है, अलग अलग सोर्सेज ऑब्टेन हो रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता है। तो ये जो बिखरने की प्रोसेस है इसको तो बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और ऐसा नहीं है, डिफ्रैक्शन के अंदर भी इंटरफेरेंस है, वो इंटरफेरेंस भी हम स्टडी करते हैं। तो आप तो ऐसे याद रखें कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब है, आप ऐसे याद रखें, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जैसे साउंड वेव्स है, साउंड वेव जो हम नॉर्मली देखते हैं, अगर यहाँ मैंने कोई होल छोड़ दिया है इसके अंदर तो उस होल से लाइट दूसरे वाले रूम में, सॉरी साउंड है दूसरे रूप में सुनाई दे रही है। रीजन क्या है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो डिफ्रैक्शन हो रहा है। सही है। तो डिफ्रैक्शन का मतलब ही है शार्प एजेस से लाइट रेज का चले जाना, वेव्स का चले जाना या मुड़ना आप कह सकते हो। तो डिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताइए। सिंपल तरीके में अपने पास जो टॉपिक है वो है सिंगल स्लिट। तो आपको तो ये याद रखना है, ज़्यादा डिटेल से भी नहीं तो, कि सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर ने सिंगल स्लिट का एक एग्जाम्पल दिया इनके अकॉर्डिंग। देखो ये वहाँ पे डबल स्लिट थी, इसमें सिंगल स्लिट। बस ये याद रखें कि सिंगल स्लिट का ये जो अपर्चर है इसकी जो साइज ली गई, बीच की जो डिस्टेंस ली गई, ये कितनी ली गई, ए डिस्टेंस ली गई, इसको अलग से याद रख ले। अब देखिए यहाँ से जो भी कोई लाइट रेज आ रही हैं, तो लाइट रेज मान लेते हैं इनफाइनाइट से आ रही हैं, ये इनफाइनाइट से कोई लाइट रेज आ रही थी मान लीजिए। तो इनफाइनाइट से होने वाली इसके दो शार्प एजेस से इनकी भी क्या होती है, बेंडिंग होती है। यहाँ हमने स्क्रीन लगा दी है, सामने वही चीजें हैं। तो यहाँ पर जो बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद वही फर्स्ट मिनिमा। यस और नो, मतलब कंसेप्ट वो की वही है, कुछ नया नहीं है।
बस ध्यान क्या रखना है सर, इस केस में एक तो ये डिस्टेंस है, इसको आपने ए ले ली है, फॉर्मूले भी वही हैं, ए ले लो बस, कहाँ की, किसकी जगह, स्मॉल डी की जगह। तो अपने पास y का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ भी कितना, डी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए कर दीजिए, एंड दूसरा डेल्टा एक्स इक्वल टू, वहां डी साइन थीटा था, यहाँ ए साइन थीटा, सेम वही चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। बस अंतर ये है कि यहां पर डेल्टा एक्स इक्वल टू जब एन लेमडा होता है वहां मैक्सिमा बनता था, यहां क्या बनेगा बेटा, मिनिमा बनेगा। एंड सेकेंड वन, डेल्टा एक्स इक्वल टू जब 2n+1, मतलब उल्टा रहता है, लेमडा बाई 2 होता है तो मिनिमा बनेगा। बोलो ध्यान में है, बिल्कुल सर, नहीं मिनिमा तो बन गया, तब मैक्सिमा बनेगा, यहाँ ये मिनिमा बनेगा, उल्टा हो गया ना। वहां पर डबल स्लिट में एन लेमडा पे मैक्सिमा बनता था, यहाँ मिनिमा बनता है, यहाँ पे 2n+1 लेमडा बाई 2 पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, जबकि वहां पे क्या बनता था, इस पॉइंट पे मिनिमा बना करता था। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ओके सर, डन। तो इसको नोट करें, सेट करें दिमाग में, डन सर। तो इसमें भी फिर वही देखा गया कि फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ तो वही है, देखो इसको ऐसे याद रखो बेटा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वहां क्या था, लेमडा, बोलो कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी, तो यहाँ छोटा ए आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ तो ये है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी फ्रिंज विड्थ इसकी डबल होती है, ये याद रख लेना। ये जो वहां पे तो सब फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ सेम थी, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज विड्थ कितनी है, डबल है नॉर्मल किसी भी तरह की जो फ्रिंजेस हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2 बीटा। तो बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज इक्वल टू 2 बीटा। तो दिस इज अबाउट सिंगल स्लिट। तो ऐसा कुछ नई चीज नहीं है जिसको आपको अलग से रटने की जरूरत है, बस उसी को आप माइंड में सेट कर लें कि किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। डन, ओके सर, बना देंगे। तो देखिए ये आ गई सिंगल स्लिट। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कभी आए नहीं है, फिर भी गलती से कभी जरूरत पड़ जाए तो दो चीजें याद रखना इसमें, देखो किस तरीके से। देखिए थिन फिल्म इंटरफेरेंस, उसकी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, फिर भी जिनको समझना है उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या याद रखें सर इसमें। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इन फिल्म इंटरफेरेंस का मतलब है यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो एम्पलीट्यूड डिवीजन से ऑब्टेन होता है, जो मैंने आपको बताया था। ऐसे है कि मान लो ये कोई भी पानी की लेयर है और इसमें मान लो आपने इंटरफेरेंसिंग मीडियम ऑयल की कोई ड्रॉप डाल दी है, तो आपने देखा उसकी फिल्म सी बन जाती है अपनी। तो ये वही फिल्म दिखा रहे हैं आपको, देखो इस तरीके से है। मान लीजिए ये कोई लाइट रेज आ रही है, ये वेव फ्रंट है, यहाँ आ गई है, दो का ही ले लें एग्जाम्पल, ये आ गई, डन सर। तो यहां से एक तो आपको सबको पता है कि ये जो लाइट है इसका कुछ पार्ट तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये देखो ये रिफ्लेक्ट कर दिया, और ये देखो, तो ये देखो रिफ्लेक्शन से अपने पास ये कौन सा पार्ट है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है, याद रखें रिफ्लेक्टेड, डन। और सेकंड जो पार्ट है आगे जाकर के ऐसे गया और फिर से वापस आ गया, तो ये क्या है, ट्रांसमिटेड पार्ट है। ये तो शायद सबको पता है कि ट्रांसमिटेड कौन सा होता है, रिफ्लेक्टेड कौन सा है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, यहाँ पे अपने पास कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन हो गए हैं। क्या हो गए हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन हो गए हैं। तो इस केस में अगर हम देखते हैं कंसेप्ट, तो अपने पास यहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा में अगर इस फिल्म की थिकनेस मैंने टी मान ली है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया है, तो आप देखेंगे कि एक एडिशनल को यहाँ पे पाथ डिफरेंस आता है, दैट इज 2 म्यू टी कोस आर, क्योंकि लाइट रे जाती भी है फिर वापस आ रही है। तो आप इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाकर रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, अगर मैं कहता हूं इस सिस्टम में मैक्सिमा बनाना है, क्या बनाना है, मैक्सिमा, तब तो लगा दो
2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। तो इस केस में तो बन जाएगा क्या, मैक्सिमा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है तो रिफ्लेक्टेड में एक एडिशनल पाई का फेज आ जाता है, इसलिए मिनिमा वाली सी कंसेप्ट दिखेगी आपको। और मिनिमा में मैक्सिमा वाला लगा दो। मिनिमा में यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लेमडा लगा दीजिए। और ट्रांसमिटेड सिस्टम में इसका उल्टा कर दीजिए, जहां मैक्सिमा बनता है वो मिनिमा बन गया, और जहां मिनिमा बनता है वहां मैक्सिमा बन गया। अगर ये क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने इसकी ज्यादा जरूरत क्या, जरूरत ना के बराबर पड़ी है, तो अपना दिमाग ज्यादा ना लगाएं। बोलो क्लियर है यहां तक या कोई परेशानी? बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये देखिए थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बाद हमने इसमें एक पॉइंट और देखा था इसी से रिलेटेड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे यहाँ पे अपने एक छोटी सी चीज बताई थी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, कि अगर डिफ्रैक्शन सर्कुलर अपार्चर से कराया जाए, याद आ रहा है कुछ? यहाँ देखो सर्कुलर अपार्चर बताया था मैंने, ये अगर कोई सर्कुलर पोर्शन कर दिया था तो सर्कुलर अपार्चर से अगर डिफ्रैक्शन कराया तो यहाँ पे अपने पास जो सर्कल बनी थी, इस तरह से रिंग्स बनी थी, याद है? उनको एरी डिस्क नाम दिया था। इस एरी डिस्क की रेडियस आई थी। अब देखो ये पूरी कहानी आप चाहे याद मत रखो, न कहीं जरूरत है, बस आपको क्या याद रखना है कि ये जो एरी डिस्क की रेडियस है, इसके बेसिस पे हमने नई कंसेप्ट दिखाई थी, दैट इज कॉल्ड रिजोल्विंग लिमिट। क्या डिफाइन किया था? रिजोल्विंग लिमिट। कि दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली सेपरेट करके देखने के लिए जो लिमिट होती है इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज कॉल्ड रिजोल्विंग लिमिट, उनको सेपरेट करने की यूनिट। तो ये जो अपने पास वैल्यू आई थी रिजोल्विंग लिमिट की, बताओ कितनी थी? 1.22 लेमडा डिवाइडेड बाई टी बोल दीजिए, या इसके केस में ए है, यस और नो। इसकी हमने जो वैल्यू ले रखी है, ये कितनी ले रखी है? ए ले रखी है, तो ये वैल्यू ए ले लीजिए। बताओ यहां तक की बातें क्लियर हैं कि नहीं है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो बड़े आगे इसके बेसिस पे बोला था कि जो रिजोल्विंग लिमिट है इसका जो उल्टा होता है इसको बोलते हैं रिजोल्विंग पावर। तो ये भी याद रख लें, अगर रिजोल्विंग पावर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बेटा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1/d थीटा लिमिट, तो ये बन जाता है a डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। बोलो क्लियर है? तो इसमें फिर हमने दो देखे थे, एक तो टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप के लिए तो यही हो जाती है, तो आप सीधा ही लिख लें, दिस इज फॉर टेलीस्कोप ऑल्सो। ये किसके लिए है? टेलीस्कोप के लिए रिजोल्विंग पावर और रिजोल्विंग लिमिट है। अगर माइक्रोस्कोप के लिए पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला और आप याद रखें, क्योंकि इसके हम एक लेवल से ज़्यादा नहीं जा रहे, इसलिए ज़्यादा डिटेल से समझने की नीड नहीं है, क्योंकि बिना बात कन्फ्यूजन ही आना है। माइक्रोस्कोप में बस ये रहता है कि जो हम लेंस लेते हैं इसका काम आता है न्यूमेरिकल अपार्चर एक ही जगह, और उसको ले लेते हैं म्यू साइन एल्फा। ये एक नई चीज याद कर लें। तो यहाँ पे जो डी थीटा है वो आ गया था, है तो वही 1.22 लेमडा डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन एल्फा। इस म्यू साइन एल्फा को न्यूमेरिकल अपार्चर बोलते हैं, और इसका अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो अपने पास रिजोल्विंग पावर आ जाएगी। ये बेटा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद कर लें, अच्छे से देख लो, सेट कर लो। द नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोर्ड के लिए तो शायद इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर नीट के लिए इसको जरूर जरूर अच्छे से याद रखें। ओके सर डन। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था दैट इज पोलराइजेशन। तो देखिए पोलराइजेशन की कंसेप्ट आपको थोड़ी सी बता दूं। यहाँ पे मैंने बताया था कि लाइट जो होती है सभी डायरेक्शंस में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं इसको वैसे। तो इसमें अपने डिस्कस किया था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, नीट की बात करो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पोलराइज करना, पोलराइज नाम से ही पता चल रहा, पोलैरिटी एक सिंगल डायरेक्शन में ले जाना। तो बेसिकली पोलराइजेशन का मतलब है कि ये जो लाइट है, मान लो कोई भी पॉइंट सोर्स से लाइट ऐसे जा रही है, तो ये सभी डायरेक्शंस में चलती है। बिल्कुल सर। इसको अगर मैं यूनि डायरेक्शन में कर दूं, यूनि डायरेक्शन का मतलब है
या तो इसके डायरेक्शन ऐसे कर दे सर कि इस तरीके से, जैसे ये है इसकी वाइब्रेशन, लाइट चल तो इधर रही है लेकिन इसका वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में हो, ये वाला, दिस इज द वाइब्रेशन, समझते हो? बिल्कुल सर। तो इसको हम पोलराइज लाइट बोलेंगे, कंप्लीटली पोलराइज। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसका वाइब्रेशन ऐसे है, सही है। तो ये जो है सिंगल डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन मिलता है दैट इज पोलराइज लाइट। तो ये जो है कंप्लीटली पोलराइज लाइट है और ये होती है अनपोलराइज लाइट। ये किससे किया जाता है? कुछ पर्टिकुलर मटेरियल होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर, जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज कर देते हैं। अब इसको भी मैंने बताया कि सर ये कैसे होता है, तो इसको सभी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने देखा था जब ईएम वेव बनाई थी। तो ये जो अपने पास वेव जो होते हैं इसमें आप कहोगे कि सर इसको आप कंपोनेंट दो डायरेक्शन में ही ले लो। तो दो डायरेक्शन में लेते हैं तो लाइट अगर ऐसे चल रही है तो एक तो वाइब्रेशन इसके देखो ये है इसके परपेंडिकुलर, और सेकंड वाइब्रेशन ऐसे है, यस और नो, डन सर। दोनों तरह के वाइब्रेशन ऐसे ले सकते हैं। तो ये भी अनपोलराइज ही है क्योंकि देखो ये वाइब्रेशन और ये दोनों वाइब्रेशन है। इसको हमें क्या करना है, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट जो करना है, इसमें देखिए क्या क्या अपने को याद रखना है। कंप्लीट यहाँ तक, डन सर। तो देखिए इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया था, क्या इसमें याद रखना है, ध्यान दीजिए। देखो देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई ये जो अनपोलराइज लाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अनपोलराइज लाइट को मैं अगर ऐसे कहूं दिस इज अनपोलराइज, ये भी वाइब्रेशन है पेपर के परपेंडिकुलर इस तरीके से, और सेकंड वन ये वाले वाइब्रेशन है। इसको अगर मैंने कोई पोलराइजर लगा दिया इसके आगे, तो कोई भी पोलराइजर जब लगा दोगे, मान लो ये पोलराइजर लगा दिया इस शेप का, ऐसे शेप आपको देखेंगे इसमें बनी हुई, देखिए एक पोलराइजर ये लगा दिया, ये पोलराइजर लगा दिया, तो इसकी अगर इंटेंसिटी आई नोट है, या मैं 2 I0 ले लेता हूं क्योंकि आई नोट इसकी आई नोट इसकी, तो यहां अपने पास कितनी इंटेंसिटी पोलराइज लाइट की I0 मिलेगी। पोलराइज लाइट का मतलब है कि सर ये वाइब्रेशन, आप ये मान लीजिए एक वाइब्रेशन अपने को मिल गया है, एक इसने अंदर रख लिया है, एक वाइब्रेशन अपने को बाहर दे दिया, ठीक है। तो ये कितनी मिल गई, आधी कर देता है। अब इससे इसका जो प्लेन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेट हो जाए, इससे अगर थीटा एंगल पे देखो, ये थीटा एंगल पे एक पोलराइजर और लगा दिया, अगर ये पोलराइजर इससे थीटा एंगल पे लगाया गया है, तो यहां जो इंटेंसिटी आती है इसको मेलस ने बताया था, दैट इज कॉल्ड मेलस लॉ। और मेलस ने बताया यहां की जो इंटेंसिटी है आई इक्वल टू, ये जो पोलराइज लाइट थी I0 कोस स्क्वायर, और यहां ये जो थीटा एंगल है ये θ/2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सेट कर लें। इसी को बोला जाता है मेलस का नियम। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले, याद रखें बिल्कुल अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। I = I0 कोस स्क्वायर θ/2, नहीं कोस स्क्वायर θ/2, गलती से लगा दिया। I = I0 कोस स्क्वायर थीटा, यस ऑन। जैसे अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो लाइट इंटेंसिटी 0 आ गई क्योंकि θ = 90 और cos 90 विल बी 0, और अगर 0 पे है तो कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। तो आप कई बार देखते भी हो, यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, पोलराइजर का करके देख लेना चेक,
यहाँ करवाने का कोई नहीं है, वो एक ही बात है, प्रैक्टिकल अपने काम नहीं आनी है। अगर मैं एक पोलराइजर एक एनालाइजर ले लूँ, इसको घुमाता जाऊं अगर, तो एक बार इंटेंसिटी मिलती है, एक बार जीरो मिलती है, सही है। तो वो मेलस का ही नियम है, तो ध्यान रखें, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। ओके सर, तो एक तो ये देखा था हमने मेलस लॉ, और एक और देखा था, दैट इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ, याद है? बिल्कुल सर, जिसको हम बोलते ही क्या है, ब्रूस्टर एंगल, या ब्रूस्टर ने जो नियम दिया था उसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, बेसिकली इसको बोला जाता है। आप तो ब्रूस्टर लॉ से याद रखें, अपने तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इससे आता है। देखिए ब्रूस्टर ने क्या बताया, बेसिकली ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, आप ऐसे याद रखें, हम पोलराइजेशन करवा रहे हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, मेथड ही कौन सी है, रिफ्लेक्शन, ऐसे याद रखें। इसमें मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि अगर कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, ये सेकंड मीडियम है, लाइट रेज अगर ऐसे आई, तो इसमें देखो सारे के सारे वाइब्रेशन है, ये अनपोलराइज लाइट है बेटा, अनपोलराइज का मतलब है मैं इसमें ये सारे वाइब्रेशन कर देता हूँ, देखिए दोनों है, क्योंकि दो डायरेक्शन में ले लिया इसको, इसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट। तो देखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच 90 डिग्री एंगल है, ये याद रख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस केस में ये वाली जो लाइट है जिसको आप बोलते हो रिफ्लेक्टेड लाइट, कौन सी लाइट, रिफ्लेक्टेड, ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। तो ध्यान रखना है, ब्रूस्टर नियम क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट तभी कंप्लीटली पोलराइज मिलेगी जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज है एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, याद कर लें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाली है, ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती, इसमें दोनों वाइब्रेशन हैं, ये भी हैं, हाँ, और किसी में इस तरह के भी रहती हैं। तो ये पार्शियली पोलराइज है, दिस इज कंप्लीटली पोलराइज, दिस इज पोलराइज लाइट। तो यहाँ पे देखा जाता है वो पर्टिकुलर एंगल जिस पे ये प्रोसीजर होती है, वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको आप आई ब्रूस्टर बोल दो, ब्रूस्टर रूल बोल दो, तो ये जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 आई ऑफ पोलराइज बोल दो, ब्रूस्टर एंगल बोल दो, दैट इज इक्वल टू म्यू के इक्वल होता है, बस। दिस इज ऑल अबाउट योर वेव ऑप्टिक्स, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। अब आप देखो कितना सिंपल एंड स्वीट चैप्टर है यार, सिंपल सा काम है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है। ओके सर, डन कर दोगे, या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर? तो चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। करें स्टार्ट, देखो क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ इसमें किस तरह के क्वेश्चंस अपने बन सकते हैं। देखिए बेटा, हो जाए रेडी, और क्वेश्चंस आप साथ में खुद बनाएं ताकि आपको आइडिया रहे हाँ क्वेश्चंस किस तरीके के करने हैं। देखो 2017 में क्या क्वेश्चन आया था, बनाइए। नीट 2017 पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी, खुद से बनाइए। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बनाइए, पढ़िए। टू पोलरॉइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो पहले P1 और P2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं ऐसे कर देता हूं, ये P1 है, ये P2 असाइड, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया भी था। पहले ये कह रहा है इन दोनों के बीच एंगल, अब देखो डायग्राम में तो परेशानी होगी, तो इन दोनों के बीच एंगल दिया है 90 डिग्री, ठीक है सर।
अनपोलराइज लाइट आई नोट इज इंसिडेंट ऑन P1, तो ये तो पक्का है, यहां से कितनी आ रही है आई नोट। अच्छा, इससे निकलेगी तो किसी भी पोलराइज से लाइट निकलती है आई नोट बाई टू, यहां तो कोई मेलस लॉ लगाना ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली आई नोट बाई टू आ गई। ठीक है सर। ए थर्ड पोलराइज P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2, एक P3 ले आइए इनके बीच में, ये रहा P3। ओके सर, इस तरह से रखा जाता है। इट्स एक्सिस मैक एंगल 45 डिग्री विद दैट ऑफ P1। अच्छा ये बताओ P1 और P3 कितने एंगल पे हैं? 45 डिग्री पे। तो बेटा ये दोनों अगर 90 पे हैं तो इन दोनों के बीच भी 45 हो गया। आई थिंक ये तो सबको समझ में आती है बात। तो अब तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। तो बताओ यहां जो लाइट आई इसको मैं एक बार I1 मान लेता हूं, और यहां जो आई वो I2। हमें I2 निकालना है एग्जाम क्वेश्चन, ये पूछा P2 से कितनी निकलेगी। तो I1 के लिए मेलस का नियम लगा दो, कितना बनेगा आई नोट बाई टू, ये आई नोट बाई टू कोस स्क्वेयर थीटा। तो कोस स्क्वेयर 45 डिग्री, कोस स्क्वेयर 45 डिग्री कितना होता है सर? ये 1/√2 का स्क्वेयर किया 1/2, तो ये बना आई नोट बाई फोर। मतलब यहाँ जो लाइट आई ना ये I1, ये बन गई आई नोट बाई फोर। फिर से मेलस का नियम लगा दीजिए, तो मेलस का नियम आगे लगाया I2 के लिए, तो I2 इक्वल टू बोलो बेटा यहाँ से कितनी इंसिडेंट हो रही है, दैट इज आई नोट डिवाइडेड बाई फोर कोस स्क्वायर 45 डिग्री। और कोस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2, इसका स्क्वायर किया 1/2, तो दिस विल बी आई नोट डिवाइडेड बाई 8 विल बी राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से करना था बेटा, ये देखो सिंपल है। ओके सर, डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, ये अगर आपका क्लियर है, ये चीजें बिल्कुल अच्छे से हो गई हैं, समझ में आ गया होगा सबको। देखो और क्वेश्चन करते हैं इसी में। देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया था, रेशियो ऑफ, ये तो आप बना ही दोगे, रिजोल्विंग पावर का क्वेश्चन है, बनाइए, चलो करिए कोशिश। देखिए इस तरीके से करना, देखो रेशियो ऑफ रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ्स λ1 एंड λ2 इज दिस वन है। तो रिजोल्विंग पावर हमने को, पहली चीज है कि रिजोल्विंग पावर, आप लोग रिजोल्विंग लिमिट में लेमडा ऊपर आता है, रिजोल्विंग पावर में लेमडा नीचे, लेमडा। सही है। किसके लिए पूछा इसने? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला वैसे है, रिजोल्विंग लिमिट का याद रखना है, दैट इज 1.22 लेमडा डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन अल्फा। इसने रिजोल्विंग पावर कहा तो 1 बाई लेमडा, तो इसने पूछा है रिजोल्विंग पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रिजोल्विंग पावर ऑफ 2, उल्टा कर दूं, λ2 डिवाइडेड बाई λ1। दिस इज λ2, दिस इज λ1, तो कितना बन गया? दिस इज 6000 डिवाइडेड बाई 4000, 3 ये कट गया इससे, ये कितना बन गया? दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2। 3:2 विल बी राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। तो यहां से आप वेव ऑप्टिक से क्वेश्चंस देखोगे ना, बहुत सिंपल लेवल के आए हुए हैं।
तो उम्मीद कर रहा हूँ इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो चलो देखिए और करते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। देखो, आप देखोगे ये क्वेश्चन देखिए 2020 का है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज, सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज is half and distance of the screen from the coherent sources is double, then fringe width will become, बताओ क्या बन जाएगा। देखिए, अपने को पता फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। देखो फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं सीधे। अब यहां कह रहा है क्या क्या किया है, सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ। तो ये जो स्मॉल डी है ना बेटा, इसको तो कर दिया है हाफ डी बाई टू, एंड डिस्टेंस स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, इसको कर दिया है 2d। तो ये d ऊपर आ गया तो क्या 4 टाइम्स हो गया, तो बेटा अपने पहले वाली वैल्यू की 4 टाइम्स बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपका टाइम भी बचाते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे चीजें आपकी ऑटोमेटिकली उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। देखो नीट 2020 का क्वेश्चन और देखते हैं, बनाइए। Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope with objective has diameter of 2 मीटर। बनाइए क्या बनेगा, करिए पहले खुद से कोशिश कीजिए। देखिए क्या बना बताइए। अपने को दे रखा है 600 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये कितना है लेमडा की वैल्यू। क्वेश्चन खुद से बनाइए, जो टाइम आपको दिया जा रहा है खुद के लिए कि खुद से करें। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, देखो ये भी ध्यान रखना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछी है, मतलब डी थीटा पूछी है। और किसके लिए पूछी है, टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप, ये भी ध्यान रखना है। और टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के लिए अपने पास फॉर्मूला है 1.22 लेमडा डिवाइडेड बाई ए। बच्चे ये भी गलती करते हैं, ए क्या है अपने पास, उसका अपर्चर ही होता है, ये ए की वैल्यू है। तो रखेंगे तो दिस इज 1.22, लेमडा की वैल्यू है 600, नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁹, और डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 2 × 10⁻²। 2 मीटर ही है ना, डायमीटर mm नहीं है, 2 मीटर है। तो 2 एज इट इज आ गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये इससे गया, इसको करूं तो दिस इज 0.6 और 1, यहाँ तक ठीक है। पावर 2 गया 10⁻⁻⁷, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 6 और 36, तो 3.66 इंटू 10⁻⁻⁷ रेडियन, 3.6 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। तो देखो कैलकुलेशन भी अपने को लगती है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सी कैलकुलेशन है। ओके सर, डन बना देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कर दोगे, कर देंगे सर।
आगे देखिए नेक्स्ट वन। ये जब बना दिया है, आगे देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस ये बनाइए। A Polaroid is placed at 45 degree to an incoming light of intensity I naught. Now intensity of light passing through Polaroid after polarization would be, देखो लाइट कौन सी है, पोलरॉइड है 45 डिग्री टू ए इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नोट। आपको केवल कंफ्यूज कर रहा है ये। अब कहता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलरॉइड आफ्टर पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन के बाद में जो लाइट मिलती है उसका एक फिक्स नियम है, उसमें कोई मेलस नियम नहीं लगाना। आई नोट से हमेशा कितनी मिलती है, आई नोट डिवाइडेड बाई टू। तो आपको केवल कंफ्यूज कर रहा है, आई नोट डिवाइडेड बाई टू विल बी राइट आंसर। बोलो बना दोगे या कोई परेशानी नहीं है सर? बन जाएगा। तो देखिए इसी में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो 2020 का ही क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में मेरे को नहीं लग रहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत आती है क्या बच्चों को। देखिए क्या बना, सिंपल सा क्वेश्चन है। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? सिंपल सा मेथड है, ये ध्यान रखना इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। तो फेज डिफरेंस या तो डेल्टा एक्स पूछे तो एन लेमडा लगा देना है, और अगर डेल्टा फाई पूछे तो 2n पाई लगा देना है। अब देखो क्या जीरो पे आता है? बिल्कुल आता है सर, जीरो पे मैक्सिमा ही तो बनता है। सही है। पाई पे बनता है? नहीं, पाई पे मिनिमा बनता है। कोई यस और नो? 2 पाई होना चाहिए। 3 पाई बाई 2 पे नहीं बनता, पाई बाई 2 पे नहीं बनता, तो कौन सा है? जीरो, जिस पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो केवल कंफ्यूज किया गया है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। देखो और बनाएं, देखिए तो ध्यान दीजिए 2019 का ही देखिए आप, बनाइए जल्दी से। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहां पे अपने को कह रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स। मतलब इनिशियल में फेज डिफरेंस नहीं होने का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जहां बनता है वहीं बन रहा है, जीरो पे बन रहा है। तो ये लाइन उसको लिखना जरूरी है, क्योंकि कई बार उसी को शिफ्ट कर देगा तो आगे शिफ्टिंग होती जाएगी उनकी। तो ये कह रहा है द पॉइंट स्क्रीन कोरस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मिनिमम हैज पाथ डिफरेंस। फिफ्थ मिनिमम की देखो दो तरीके हैं इसमें, या तो आप ऐसे कर लो, मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा तरीका है। क्या डेल्टा एक्स इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, 2n-1। माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि n=1 से मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो n=1 करके देखो, लेमडा बाई 2 पे फर्स्ट मिनिमा बनता है, तो याद वही तो है। तो इसने कहा है कौन सा मिनिमा बनाना है? फिफ्थ मिनिमम। फिफ्थ मिनिमम का मतलब है n=5 कर दीजिए, करो इसमें। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, दिस इज 2 × 5 - 1 लेमडा बाई 2। कितना बना? 10-1, दिस इज 9 लेमडा बाई 2। कितना बन जाएगा? 9 लेमडा बाई 2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और भी है। आपको पता है फर्स्ट मिनिमा बनता है लेमडा बाई 2 पे, सेकंड बनता है 3 लेमडा बाई 2 पे, थर्ड बनता है 5 लेमडा बाई 2 पे, यस और नो, फोर्थ बनता है 7 लेमडा बाई 2 पे, और फिफ्थ बनता है 9 लेमडा बाई 2। बस वही है, आप पे डिपेंड करता है कौन से पे जाना है, कौन सी मेथड से जाना है। मेथड दोनों सिंपल हैं, डिफिकल्ट नहीं है। बस ये है आपको अपने दिमाग को सिंपल रखना है। डन, बन जाएगा। ओके सर। तो देखिए आगे बढ़े थोड़ा।
देखो बेटा, करें अगला क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चंस वैसे तो लगा ही लिए होंगे सारे, जिन्होंने नहीं लगाए लगाइए। देखो ये क्वेश्चन 2014 में आया था बेटा, बनाइए ये। In Young's double slit experiment, the intensity of light at point on the screen where the path difference is lambda is k। देखो यंग डबल स्लिट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस लेमडा का मतलब मैक्सिमा है कि मिनिमा? सर मैक्सिमा है, लेमडा है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 4। बताइए, आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो हमने देखा था इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास था, बोलो कितना? दैट इज आई नोट, जब सेम ली थी तो कोस स्क्वायर 5/2 बताया था ना, I1 I2 वाली कंडीशन। अब ये कह रहा है कि पहले जब लेमडा है पार्ट डिफरेंस, तो लेमडा का मतलब होता है फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई आ जाता है, शायद आपको याद हो तो। यस और नो? बिल्कुल क्लियर है। ये आई नोट कोस स्क्वायर 5/2 होता है या 4I नोट? देखो यहाँ थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, इसको मैं थोड़ा ये कह दूं, आई इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला था I1 प्लस, ये करके दिखा दूं I2 प्लस, क्योंकि ये ज़्यादा करके बच्चों के कंफ्यूजिंग रहता है, 2√I1√I2 और कोस 5। बोलो याद है ये फॉर्मूला? अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा, मतलब इक्वल ले रहा है तभी के आ रहा है। तो मैं ये कह लेता हूँ, इसने कहा है I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, मैं एक बार आई नोट ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये जो आई की नेट वैल्यू बनती है, इसको भी आई नोट 2I नोट, डन सर। प्लस ये देखो आई नोट स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 2I नोट कोस 5। बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2I नोट को कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस 5, और 1 प्लस कोस 5 को लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर 5/2, तो ये बनता है 4I नोट कोस स्क्वायर 5/2। ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, 4I नोट कोस स्क्वायर 5/2। तो ये तो आपको बताने का केवल वो पुराना जो हमने कंसेप्ट पढ़ी है वो बनाई है मैंने, 4I नोट कोस स्क्वायर 5/2। ये है मेरे पास फॉर्मूला। अब आता हूं इस क्वेश्चन पे। ये अगर फॉर्मूला याद है तब ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हम बनाएं इस क्वेश्चन को, ध्यान दें। क्या रेडी हैं? बिल्कुल सर। देखिए इसमें है अपने पास, जब इसने कहा डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा है, तो मतलब डेल्टा फाई इक्वल टू मेरे पास 2 पाई बनता है, ये याद है मेरे को। और ये कह रहा है इस केस में आई की वैल्यू के आ जाएगी, ठीक है, के ले ली है। तो ये बनेगा 4I नोट कोस स्क्वायर 2 पाई 5/2, ये इससे कट गया, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, मतलब के की वैल्यू आ गई बेटा 4I नोट। पहले ये सेट करो। अब ये पूछा है इसने कौन सी कंडीशन में, जब कह रहा है कि पाथ डिफरेंस कितना है, λ/4। तो जब पाथ डिफरेंस λ/4 है, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू λ/4 होने का मतलब है डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो जाना बताइए, π/2 हो जाना। यस और नो? याद है ना भाई, इसका हम डबल ही तो करते हैं, तो इसका डबल π/2 किया, तो मेरे पास आई की वैल्यू आ गई 4I नोट कोस स्क्वायर 5/2, और एक 2 पहले से है, 5/2 π/4 हो गया। तो ये वैल्यू बनी, दिस इज 4I नोट कोस π/4, मेरे पास 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर किया, 1/2 बन गया। 4I नोट को क्या बोला था? के बोला था, तो क्या ये k/2 आ गया? देखो बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं? तो यहाँ आंसर आएगा आपके पास k/2 विल बी राइट ऑप्शन। कितना बनेगा? k/2 बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, आसान है। डन? बना दोगे? ओके सर, बन जाएगा। तो देखिए आप देख पा रहे हो, यहाँ यहाँ पे क्वेश्चन है वैसे आसान से, मतलब थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आसानी से बन जाएंगे। कंसेप्ट बिना नहीं बनने वाले, वो तो यार किसी भी इसके अंदर होता है, अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो हम नहीं बना सकते। देखो 2013 का ये क्वेश्चन देखिए,
बनाइए, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। आपको मैंने वैसे भी पहले बताया है कि बेटा 2019 तक जो पेपर आता था थोड़ा अच्छा आता था, पर 19 के बाद पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है जब से एनटीए के अंडर में चीज़ें आई हैं। और अब तो जैसा कि देखा जा रहा है 2024 में भी आपको पेपर का लेवल एक लेवल से काफ़ी सिंपल मिलेगा। उसका कारण है कहीं ना कहीं फिजिक्स को सिंप्लीफाई बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इस वाले पार्ट को आसानी से टैकल कर सकें। डन। तो आप अपनी बायोलॉजी पे और ज्यादा मेहनत करें। फिजिक्स में भी मेहनत तो करनी है, लेकिन फिजिक्स में जो लोग परेशान है ना कि सर मेरा फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन खराब हो जाएगा, वो गलत गलत है। क्योंकि आजकल पेपर ऐसा आता ही नहीं है कि फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन खराब हो जाए। अब आप यार बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करते हो, फॉर्मूले भी लर्न नहीं कर रहे हो, 2-5 क्वेश्चन भी नहीं लगा रहे हो, तो उनका तो देखो डॉक्टर बना करके भी तो गलती होगा ना, लोगों की जान लेंगे वो फिर। तो इसलिए, लेकिन जो दिल से चाहता है कि नहीं सर मेरे को आगे मेहनत करनी है जीवन में, लेकिन मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से फिजिक्स ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, इसलिए मैं बहुत बेहतरीन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको जरूरत नहीं है, वो इसकी वजह से डॉक्टर बनने से नहीं रुकेगा। डोंट बी वरी, बस आप लगे रहिए जितना बताया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने को दिया है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट। क्या ये मेरे पास डी की वैल्यू है? बिल्कुल सर। एंड आर illuminated बाई photons ऑफ 2 wavelength, लेमडा 1 दे रखी है, लेमडा 2 दे रखी है। एट वॉट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर, ये क्या कैपिटल डी दे रखा है। डन सर। विल ए ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर। देखो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जब भी ऐसे कोइंसाइड के क्वेश्चन आए मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला सेट कर ले, n1 लेमडा 1 इक्वल टू n2 लेमडा 2, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है तो बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे। वो जो y डिस्टेंस है उसको सेम कर दो, तो n1 लेमडा 1 इक्वल टू n2 लेमडा 2, तो यहां से n1 बाई n2 की वैल्यू निकाल लो, दैट इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1। लेमडा 2 कितना है दे रखा है इसने 10,000, डिवाइडेड बाई ये कितना है 12,000, ये 3 जीरो गए, दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 6। क्या सही लिख रहा हूं? तो इसका मतलब है 1 की 5th फ्रिंज 2 की 6th फ्रिंज पे कोइंसाइड कर रही है। और अपने को पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में शायद फ्रिंज विड्थ थी, पूछी है एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर विल बी ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द दिस वन। तो अपने को y की वैल्यू पूछ रहा है, y की पूछी है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिस वन एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन मीटर विल बी ब्राइट फ्रॉम द वन इंटरफेयर पैटर्न। तो डन। तो यहां इसने y पूछी है, y का फॉर्मूला होता है डी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो आपको पता डी दे रखा है इसने, ये अपने पास जो वैल्यू है, मान लो 1 की बात करूं तो n1 लेमडा 1 ले लूं, तो 5 इंटू लेमडा 1 5th रेंज है डिवाइडेड बाई डी। सारे डाटा दे रखे हैं, रख दीजिए। कैपिटल डी दे रखा है ये रहा, स्मॉल डी दे रखा है ये रहा, लेमडा 1 दे रखा है ये रहा। बस यूनिट्स का ध्यान रखें। तो बना दें जल्दी से, कितना बनेगा करें जल्दी। कैपिटल डी कितना है 2 दे रखा है, 5 एज इट इज है, लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है दैट इज 12,000 इंटू 10⁻⁻10 क्योंकि एंगस्ट्रॉन्ग में है, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 2 mm, यानी 2 इंटू 10⁻⁻3 है। बनाओ क्या बनेगा, चेक करोगे तो ये 2 से 2 उड़ गया, ये पावर 3 और पावर 6, 6 10⁻⁻4 से गई 10⁻⁻4, ये 12 5 जा 60, 60 इंटू 10⁻⁻4, एक पावर और गई, क्या 6 mm विल बी राइट आंसर, यस और नो। डन सर, 6 mm विल बी राइट आंसर। बोलो बन जाएगा कि नहीं। डन सर। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की चीजें क्लियर हैं, बाकी पीवाई क्यू आप लगा लो और आगे के लिए रेडी हो जाओ। अपना मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, अपना लास्ट एंड फाइनल मॉड्यूल, जो लगभग बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, थ्योरेटिकल है, आसान है। उसके लिए रेडी हो जाइए। मॉडर्न फिजिक्स के लिए अगली क्लास से हमने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो अगर वेव ऑप्टिक्स में अपने, वैसे तो होमवर्क में कंप्लीट ही है, फिर भी आज जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, आज मेरे कहने से रिवीजन जरूर कर लेना। होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 4
में जो क्वेश्चन आपके लेफ्ट थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के सबसे पहले यही लगाना, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1 टू 25, एक्सरसाइज नंबर, इसके अलावा आप कौन सी करते हो, आई थिंक एक्सरसाइज 4 और 1 तो मैंने सबके लिए मस्ट बोला हुआ है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में वैसे तो क्वेश्चन कर लिए होंगे, 1 से सारे कर रखे थे आपने, फिर भी जिन्होंने नहीं किए मैं एक बार फिर बता दूं, आंखें खोल दूं आपकी थोड़ी सी, कई दिनों से बंद हो गई होगी, 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 139 एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12139। अब जो लोग जिनको क्वेश्चन कम पड़ते हैं वो एक्सरसाइज 2 पे भी जा सकते हैं, और जिनको ये लग रहा है कि नहीं सर ये ही हमारे से मुश्किल से हो पाते हैं, तो वो अपना दिमाग ज्यादा ना लगाएं। डन कर लोगे? ओके सर। तो यहां तक क्वेश्चंस करते रहें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जरूर जरूर करते रहें, एंड नेक्स्ट क्लास में बी रेडी फॉर मॉडर्न फिजिक्स। बहुत सिंपल सा पार्ट है, अपने उन दोस्तों को भी कह दीजिए जो पहले फिजिक्स की क्लास नहीं ले रहे थे, इसलिए कह दीजिए कि हाँ पास होने के लिए मूल मंत्र स्टार्ट हो रहा है आपका, जो नीट के लिए एज वेल एज बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत सिंपल सा पार्ट है, जहाँ पे थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा हैं, याद रखने का पार्ट ज़्यादा होता है, आसानी से हर कोई बच्चा कर लेता है। डन। तो अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।